गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। काइंडली टेल मी कि क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, क्या लास्ट टॉपिक था बेटा? सर फ्रिक्शन था। फ्रिक्शन में व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट वी डिस्कस्ड? सर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड उसकी आपने बताया था कि यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ओके, सो वी हैवंट टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन येट, राइट? तो नो देखो, सर। फ्रिक्शन बेसिकली अगर आप देखो बेटा, फ्रिक्शन जो है ना बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरे को हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बेसिकली फ्रिक्शन को पहले तो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक एंड काइनेटिक, दीज आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या मतलब होता है? स्टैटिक वर्ड का ही मतलब है बेटा कि इफ द बॉडी इज एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब ही होता है रुका हुआ या एट रेस्ट। तो सर, इफ द टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट एंड दे आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। देखो, एक बात समझो बहुत यहां पर ध्यान से। इसके डेफिनेशन में ना थोड़ा सा एक इशू है। पहले तो इस बात को, पहले इस इशू को समझो बेटा। मैंने आपसे ये बोला था कि फ्रिक्शन will always act whenever there is a relative motion between the two surfaces in contact। यही बोला था ना कि जब भी दो यस सर। सरफेसेस जो कांटेक्ट में रखे हुए हैं उन दोनों में अगर इफ देयर इज एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, तो देन देयर विल कम द फ्रिक्शन इनटू द पिक्चर बिटवीन द टू सरफेसेस। तो सर, यहाँ पर तो दो बॉडी चुपचाप पड़ी हुई है एक दूसरे पे। तो जब एक दूसरे पे ये दे आर नॉट इन रिलेटिव मोशन, तो व्हाई विल देयर बी एनी फ्रिक्शन? तो ऑफ कोर्स अभी इस इंस्टेंट पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। मैं भी कह रहा हूं कि यस, इस इंस्टेंट पे अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है। जब आपका एक ऑब्जेक्ट चुपचाप दूसरे ऑब्जेक्ट पे रखा हुआ है तो यहां पर कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है। बट अगर मान लो कि मैं इस पे फोर्स लगाऊं, ठीक है, टू मेक द ब्लॉक मूव, मैं फोर्स लगाऊं ताकि ये ब्लॉक मूव करे। अभी ये मूव हुआ नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू मूव दिस ब्लॉक। फिर से मेरी बात सुने, अभी ये मूव हुआ नहीं है, मगर मैं क्या चाह रहा हूं? मैं चाह रहा हूं कि ये ब्लॉक मूव करे। तो फॉर दैट आई हैव अप्लाइड सम फोर्स। अभी मूव हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है कि बेटा कोई तो है जो इस फोर्स को अपोज कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैंने यस फोर्स सर। लगाया बट स्टिल द बॉडी इज नॉट मूविंग। बेटा ये मूव नहीं हुआ, बट इसके अंदर टेंडेंसी डेवलप हो गई ना। फोर्स लगाने पर, अनबैलेंस फोर्स लगाने पर मूव करने की एबिलिटी तो आ गई ना, टेंडेंसी तो आ गई ना मूव करने की। तो यस सर। अगर ये फोर्स लगाने के बाद भी ये मूव नहीं कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि देयर मस्ट बी सम फोर्स व्हिच इज अपोजिंग दिस एक्सटर्नल फोर्स, एंड दिस फोर्स व्हिच इज here which is opposing the external force, this is the static friction which is opposing the external force। क्या मतलब? ये वो फोर्स है जिसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। इसका मतलब फिर से समझो, सुनो ध्यान से। स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पर लगता है जहां पर बॉडी मूव नहीं हुई है, बट बॉडी में टेंडेंसी आ गई है मूव करने की। मतलब अभी नाउ स्टिल द बॉडी हैज नॉट स्टार्टेड इट्स मोशन, but it has tendency of motion because it is experiencing an external force। तो जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा और टेंडेंसी डेवलप हो रही है मोशन की, तो उसको मूव नहीं करने देने के लिए जो फोर्स लग रहा होगा उसका नाम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन कोशिश करेगा कि ये बॉडी को मूव नहीं करने दे। बट अगर मान लो कि आपका एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा हो गया, तो अल्टीमेटली द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। और उस केस में जो फ्रिक्शन आएगा, दैट फ्रिक्शन विल बी द काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आई मेरी बात? इसी बात को हम आसान तरीके से ऐसे कह देते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है फ्रिक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, between two surfaces in contact at rest। इसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन होगा? फ्रिक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस इन रिलेटिव मोशन विल बी कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी चलने लगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन, जब तक बॉडी नहीं चली तो स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर से सुनो, जब बॉडी चलने लगे
तो काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी नहीं चल रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। स्टैटिक फ्रिक्शन की जी सर स्टैटिक फ्रिक्शन फिर से समझा दो, मतलब होता क्या है, समझ नहीं आया। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है कि द फ्रिक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट व्हेन दे आर एट रेस्ट। मतलब अगर एक, ये मान लो ये एक सरफेस है, इस पर एक ऑब्जेक्ट है, अभी ऑब्जेक्ट चल रहा है या रुका हुआ है? सर रुका ये हुआ अभी रुका हुआ है। देखो अभी तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। अगर ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुका ही हुआ है, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा ऑब्जेक्ट पर, तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। बात पहले ये समझिएगा ठीक से जो मैं कह रहा हूँ। तो फिर सर आपने तो बोला कि रेस्ट में होगा तो जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा। इसका एक्चुअल मतलब क्या है वो समझा रहा हूँ। देखो इस बात को समझने के लिए रुक जाओ, मैं वीडियो ऑन करूँ जरा। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है, या मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है जो इस सरफेस पे रखा हुआ है। आई होप यू कैन सी दिस ऑब्जेक्ट, राइट? मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, ये फोर्स लगाया मैंने ऑब्जेक्ट पे, मैं इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स। बट ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्या ऋषिक? नहीं सर। नहीं सर, है ना? इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स तो मैंने जो फोर्स लगाया उस फोर्स को कोई ना कोई तो अपोज कर रहा है। देयर इज सम फोर्स व्हिच इज अपोजिंग माय एक्सटर्नल फोर्स, राइट? यस सर। ठीक है, तो ये जो फोर्स है जो मेरे फोर्स को अपोज कर रहा है वो फ्रिक्शन है। और वो फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है? तो ये फ्रिक्शन हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है। कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब अभी बॉडी मूव नहीं हुई, बट अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स को अपोज कर रहा है। बॉडी अभी रेस्ट में है बट फोर्स अपोज भी तो हो रहा होगा। देखो क्या मतलब सर, मान लो कि इस बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया एफ, बॉडी मूव नहीं हो रही, इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी सम फोर्स व्हिच इज अपोजिंग दिस एफ। बोलो। यस सर। तो ये जो फोर्स है, जो ये जो फोर्स है जो इस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज कर रहा है, दिस इज नथिंग बट द स्टैटिक फ्रिक्शन। एक्चुअली में जब आप बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो बॉडी को आप मूव कराने की कोशिश कर रहे हो। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करना चाह रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन चाहता है कि दो सरफेस जो कांटेक्ट में वो एक दूसरे के साथ क्या रहें? रेस्ट में रहें। तो ये नहीं चाहता कि दो सरफेसेस मूव करें, तो इसलिए बॉडी के मोशन को पहले अपोज करने की हर कोशिश करेगा। ये नहीं चाहेगा कि वो बॉडी जिस पे फोर्स लगा है वो मूव करे। तो उस फोर्स को अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन लगेगा बिटवीन द टू सरफेसेस, उस फ्रिक्शन का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। बस फर्क इतना समझो कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब आएगा पिक्चर में जब बॉडी पे फोर्स तो लगा बट स्टिल बॉडी इज नॉट मूविंग, और स्टिल द बॉडी हैज नॉट स्टार्टेड मोशन। बॉडी मूव पे फोर्स लगा मगर बॉडी ने मूव करना स्टार्ट नहीं किया, तो जो फ्रिक्शन आएगा उसका नाम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर बॉडी मूव करने लग गई तब भी फ्रिक्शन लग रहा होगा दोनों सरफेसेस के बीच में, और उस केस में जो फ्रिक्शन होगा उसका नाम होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब समझे ऋषिक भाई? यस सर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस बात को कहा कि बेटा अगर बॉडी रेस्ट में है तो जो फ्रिक्शन एक्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक, और अगर बॉडी मूव करने लगे तो जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा दैट वुड बी कॉल्ड एज काइनेटिक। ठीक है, अब दूसरी बात पे आते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पर मैक्सिमम का अपना एक मतलब है वो मैं अभी समझाऊंगा, दैट इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, वेयर म्यू एस को हम क्या कहते हैं? तो म्यू एस इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। भाई आप जनरल फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो जनरली मैंने क्या बोला था कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो उस म्यू का एक स्पेशल नाम बन गया जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, काइनेटिक के केस में भी क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो होती है म्यू के एन, वेयर म्यू के इज व्हाट? म्यू के को क्या कहेंगे हम? क्या है ये म्यू के? कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, इन जनरल अगर मैं बात करूं तो आप याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइटली काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से ज्यादा होता है। इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो स्लाइटली काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा होती है। क्या हो गया यहाँ पर? इधर लिख देता हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू slightly it is greater than that of kinetic friction। देखो अब वो क्वेश्चन
बनाने वाले पे डिपेंड करता है, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो वैल्यू डिफरेंट दे रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक की या नहीं। अगर नहीं दिया है डिफरेंट तो दोनों को आप सेम मान लें। ठीक है, दोनों को आप क्या मान लें, सेम मान लें। अगर आपको वैल्यू दे रखा है उसने, अलग अलग वैल्यू दिया है, तो फिर आप अलग अलग कंसीडर करें, स्टैटिक की वैल्यू अलग कंसीडर करें और काइनेटिक की वैल्यू अलग कंसीडर करें। पहले इसको नोट करें तो हम आगे बात करते हैं। डन सर। ठीक है, अब दूसरी बात और समझे। यहां तक नोट कर लिया, मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए इसमें एक पॉइंट समझिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन में जब मैंने लिखा है स्टैटिक फ्रिक्शन तो उसमें मैंने स्पेशली मेंशन किया है, अगर आप उसको देखें तो मैंने कहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन। इसका क्या मतलब सर, काइनेटिक में ऐसा मैंने नहीं लिखा कि मैक्सिमम वैल्यू, बट स्टैटिक में आई हैव मेंशनड स्पेशली द मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू म्यू इनटू एन। ऐसा क्यों सर, अब इस बात को बहुत ध्यान से सुने और समझे। एक्चुअली में बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। चेंज का ये मतलब नहीं कि कुछ भी हो सकती है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा मैक्सिमम ही लगेगा ये जरूरी नहीं। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए जो ये लिखा ना हमने म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एन, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो म्यू एस इंटू एन है। इसका मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा मैक्सिमम लगे ये जरूरी नहीं है। क्या मतलब सर, क्या बताना चाह रहे हो, तो चलो समझते हैं। मान लीजिए 4 किलोग्राम का, आई एम टेकिंग अ ब्लॉक ऑफ मास 4 किलोग्राम, और मान लीजिए कि मैं स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ले रहा हूं 0.2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू अगर हम लिखें तो कितनी होगी, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एन। म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, अच्छा पहले तो एन समझ लो, यहाँ पर एन कितना होगा। अरे सुन रहे हो या मैं अकेला सीख रहा हूँ। यस सर। देखिए एन किधर लगेगा इस ब्लॉक पे, ऊपर, और ब्लॉक पे नीचे की डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा, एम जी। एंड बिकॉज द ब्लॉक इज नॉट मूविंग आइदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड, ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूं n विल बी इक्वल टू 40। एम आई करेक्ट। यस सर। यस सर। इसका मतलब अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पर लिखूं स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो मैं लिखूंगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 40, दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन। याद रखो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब सुने, मान लीजिए मैंने इस ब्लॉक पे आई हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, तो फ्रिक्शन इस पे कितना लगेगा, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आपसे कोई पूछ ले कि मैंने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, तो एक बात तो ऑब्वियस है कि फ्रिक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मानते हो। यस यस सर। सर। ठीक है, बिकॉज अगर ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाया, फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट, तो अगर ब्लॉक मूव करेगा तो इट विल मूव टुवर्ड्स राइट। तो आपको मालूम है कि ब्लॉक के मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन को किधर लगना पड़ेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। ऑपोजिट। ठीक है, तो ऑब्वियसली मोशन के अपोजिट लगेगा, जिधर टेंडेंसी हो सकती है मोशन की उसके अपोजिट लगेगा। अब आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो 2 न्यूटन है, तो इस पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आप यहां पर क्या कहेंगे, आप ये मत कह दीजिएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज 8 न्यूटन, नहीं,
इस इंस्टेंट पे जब आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी रहेगी, सिर्फ 2 न्यूटन। नहीं आ रही बात समझ में? यस सर, समझ गया। बेसिकली स्टैटिक तो फ्रिक्शन बैलेंस क्या हो चाहता जाएगी। है? हाँ, बैलेंस करना चाहता है एक्सटर्नल फोर्स को। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन 8 न्यूटन लगेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही बॉडी को मूव कराना शुरू कर देगा, और फ्रिक्शन मूव थोड़ी कराएगा, फ्रिक्शन तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो इट विल लाइक टू कैंसिल द एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स को अगर वो बैलेंस करना चाहता है तो जितनी वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स की है द सेम वैल्यू इट विल हैव टू अप्लाई। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं एक्सटर्नल फोर्स को 6 न्यूटन कर दूं तो स्टैटिक फोर्स बढ़ के कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन। टेल मी यस और नो। यस सर। यस सर। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को सर 8 न्यूटन कर दूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन अब अपना मैक्सिमम लगाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 न्यूटन। अब अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को 8 के बियॉन्ड और बढ़ाऊं, लेटेस्ट से मैं इसको 9 न्यूटन कर दूं, मान लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन अब अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, वो अभी भी कितना रहेगा, 8 न्यूटन। समझ में आई बात? अच्छा यस सर, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं होता तो, if there would not have been any external force acting on the body, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को लगने की कोई जरूरत नहीं थी, वो जीरो लगता ही नहीं। नहीं आई बात समझ में? भाई अगर आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो स्टैटिक फोर्स को भी लगने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज बॉडी में वैसे ही नहीं मूव करने की टेंडेंसी आ रही है। समझ में आई बात? इसका मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा मैक्सिमम नहीं लगता। स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो और मैक्सिमम के बीच में उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। हाँ, अगर अब सुनो, बॉडी मूव कब करती है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन जब एक्सटर्नल फोर्स 8 न्यूटन था तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना लगा, 8 न्यूटन। अब जब आप 8 के बियॉन्ड अपने एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन अब अपनी वैल्यू 8 से आगे नहीं कर सकता, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज नाउ हेल्पलेस, इट कैन नॉट इंक्रीज इट्स वैल्यू बियॉन्ड 8। नाउ द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, एंड वंस द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, the friction that will start acting between the two surfaces will no longer be a static, it will become kinetic. Did you understand? यस सर। सबको समझ में आ गई मेरी बात? इसीलिए बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन को हम सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन कहते हैं। कैसा फ्रिक्शन कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। तो लिखें, ये लिख लें, एक पॉइंट लिख लें, static friction is called as self adjusting friction. Static friction is called as self adjusting friction. Static friction is called as self adjusting friction because आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में। अच्छा, अभी देखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। जा रही है आवाज? यस सर। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उसके आगे लिखिए, बिकॉज it can adjust its value adjust its value between 0 and maximum. लिख लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। देखो, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। तो उसका रीजन ये है कि सेल्फ एडजस्टिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कैन एडजस्ट इट्स वैल्यू बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम। और आपको देख लिया आपने कि फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन हर वो कोशिश करता है अपनी वैल्यू को वो इंक्रीज भी कर सकता है टिल इट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, और वो अपनी वैल्यू को मैक्सिमम से नीचे भी ला सकता है जस्ट टू मेक श्योर दैट द टू सरफेसेस व्हिच इज इन कांटेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। बट काइनेटिक की ये प्रॉपर्टी नहीं है बेटा।
काइनेटिक फ्रिक्शन जो लगता है वो हमेशा फिक्स्ड वैल्यू लगता है उसका। काइनेटिक फ्रिक्शन, अब वंस द बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग, अब जो फ्रिक्शन होगी वो काइनेटिक होगी, एंड काइनेटिक हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। क्लियर हो गई बात? यस सर हाँ ना Yes, बोलिए। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। तो इस बात से आप इसमें यहाँ पर अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं बिटवीन द एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स, और सर तो एक्सटर्नल, जी सर ये पूछना था सर, जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लगा सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन, सर उसके बाद जब मोशन होने लगेगा तो वो हमेशा ही क्या मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक ही लगाएगा ना? ये बोलना गलत है। स्टैटिक तो वो खत्म हो गया, वो मैक्सिमम लगा लिया उसने, अब वो स्टैटिक का मामला खत्म हो गया, अब स्टैटिक लग ही नहीं रहा। वंस द बॉडी स्टार्टेड मूविंग तो वो काइनेटिक स्टार्ट हो जाएगा लगना, और काइनेटिक की वैल्यू फिक्स होती है। तुम्हारा सवाल क्या है ऋषिक? तो मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का डिफर करेगा या फिर नहीं, बिल्कुल डिफर करता है, यही तो बोला अभी मेरे भाई। आप लोग भूल गए, मैंने अभी लिखा ना म्यू एस इज ग्रेटर देन, आपने नोट नहीं करा क्या? देखिए तो म्यू एस ग्रेटर देन लिखा था ना म्यू के, इसका मतलब ये भी लिखा है मैंने साफ साफ कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए पीछे लिखा है आपने। यस सर। इसका मतलब ऑब्वियसली दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन स्टैटिक और काइनेटिक की वैल्यू आपको सेम दे दी जाए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए, तो फिर आप वहां पर दोनों की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट सेम मानेंगे, तो उसमें स्टैटिक भी वही रहेगा, काइनेटिक भी वही रहेगा। बट एक्चुअल प्रैक्टिस या एक्चुअली अगर हम देखें इन रियल प्रैक्टिस, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक की वैल्यू से ग्रेटर होती है, स्लाइटली ज्यादा होती है। समझे या नहीं समझे? यस सर, समझ गए। हाँ भाई ऋषिक, समझे आप? यस सर। अब देखिए, देखो मैं ये एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन के बीच का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। आपने देखा कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स को जीरो से स्टार्ट करते हैं, जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो फ्रिक्शन भी जीरो होता है। जब एक्सटर्नल फोर्स को हम इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, जीरो के आगे इंक्रीज करते जाओ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू को इंक्रीज करता जाता है लीनियरली, क्योंकि जितना आपका एक्सटर्नल फोर्स होगा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, तब तक जब तक वो अपने मैक्सिमम पे ना पहुंच जाए। तो यहां से यहां तक का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। वंस इट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यहां पर ये अपने मैक्सिमम पे पहुंचा, इसके बाद ये स्लाइटली थोड़ा सा कम होता है, उसके बाद इट बिकम्स कांस्टेंट। ध्यान से समझो, ग्राफ से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ग्राफ से भी ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी कि अनडाउटेडली स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेम नहीं है। फिर से सुने, यहाँ पर जो ये फ्रिक्शन है वो स्टैटिक है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन हो गया वो काइनेटिक है। समझ में आई बात? तुम देखो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू ये है, ये ब्लैक डॉट, और काइनेटिक की जो वैल्यू है उस ब्लैक डॉट के नीचे है ना। यस सर। यस सर। ये जो है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको हम लिमिटिंग वैल्यू भी कहते हैं, ये लिमिटिंग वैल्यू भी कहलाता है। लिमिटिंग वैल्यू या लिमिटिंग फ्रिक्शन भी नाम दे देते हैं इसको। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिमिटिंग वैल्यू। अब आप एक बार लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गए, उसके बाद भी अगर आप अपने एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज कर रहे हो, तो नाउ द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, एंड अब जब बॉडी मूव करने लगेगी तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, फ्रिक्शन का टाइप ही बदल जाएगा। कौन सा फ्रिक्शन लगने लगेगा? तो फ्रिक्शन जो लगने लगेगा वो काइनेटिक हो जाएगा नेचर में। समझ में आई बात? और काइनेटिक की जो वैल्यू होती है वो स्लाइटली कम होती है देन दैट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? यस सर। सर जी सर जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमने बनाई है, वो फ्लैट लाइन जो बनाई है, हाँ, उसमें सर उस फ्लैट लाइन का मतलब तो ये हुआ ना सर कि फोर्स भी नहीं बढ़ रहा है। मतलब सर हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि फोर्स भी बढ़ रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स सेम रह रहा है? बहुत बढ़िया। ये जो हमने पैरेलल लाइन बनाया है, वो तो फोर्स डिनोट करते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि, अच्छा उल्टा कर दिया क्या मैंने? तो नहीं कोऑर्डिनेट्स नहीं, मैं कोऑर्डिनेट्स उल्टे हो गए। सही सवाल पूछा तुमने, कोऑर्डिनेट्स उल्टे हो गए। ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है और ये फ्रिक्शन।
ठीक है। यस सर। ड्रॉ कर लिया। एक मिनट सर। लिख लिया सर। डन सर। ठीक है, अब देखिए एक दो और छोटा सा पॉइंट लिख लें आप लोग, उसके बाद फिर फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक पॉइंट लिखें आप लोग, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, static and kinetic friction is independent of static and kinetic friction is independent of static and kinetic friction is independent of area of surfaces in contact. Static and kinetic friction is independent of area of surfaces in contact. Static and kinetic friction is independent of area of surfaces in contact. लिख लिया? यस सर। दूसरा पॉइंट लिखें, kinetic friction is independent of velocity of object. Kinetic friction is independent of velocity of object. मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी ज्यादा हो या कम हो, काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट रहेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लिख लिया सर? यस सर। ठीक है। अब देखो मैंने ये क्यों लिखवाया है, क्योंकि आपको कई बार एग्जाम में आ जाता है कि राइट द लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट द लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर ये आ जाए तो यही पॉइंट्स आपको मेंशन कर देना है बस। दोनों में केस में स्टैटिक और काइनेटिक के फ्रिक्शन में डिफरेंस बस ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है आपका वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, जो एडजस्ट कर सकता है अपनी वैल्यू को बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम। बट काइनेटिक फ्रिक्शन के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन जब भी लगेगा इट विल बी फिक्स्ड वैल्यू एंड इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू दैट विल एक्ट ऑन द बॉडी। ठीक है साहब? तो स्टैटिक और काइनेटिक का मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखो इस पूरे चैप्टर में खेल बस इतना ही था, F इज इक्वल टू म्यू एन, उसी पे फिर बाकी और कुछ चीजें को भी डिफाइन करेंगे। बट इससे पहले कि हम कुछ और चीजों को डिफाइन करें, वी हैव सम फ्यू क्वेश्चंस, लेट अस डिस्कस दोस क्वेश्चंस, देन वी विल फर्दर मूव टू द one or two more definition based on this। एक है एंगल ऑफ कांटेक्ट, दूसरा एंगल ऑफ रिपोज। हाँ सर, सरफेस के एरिया से इंडिपेंडेंट है तो सर मतलब हमें ऐसा क्यों लगता है जब हम बड़ी चीज ज्यादा खिसकाते हैं तो सर ज्यादा हमें बिल्कुल नहीं, लगता वो उसका मास ज्यादा है। मास ज्यादा है तो देखो अगर बड़ी चीज हम ले लेंगे, ये बड़ी चीज हम ले लें, ठीक है, ये बड़ी चीज ले लें, तो अगर इस बड़ी चीज पे हम देखें तो n इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। यस सर। अब बड़ी चीज का मास अगर ज्यादा हो गया तो n एम जी के बराबर हो जाएगा या नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो इसलिए आपको लगता है कि ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, ऐसा नहीं है। अगर ये एक ऐसा समझो, ये आयरन की एक बड़ी सी प्लेट है और एक थर्मोकॉल की इतनी ही बड़ी प्लेट है, थर्मोकॉल, तो एरिया दोनों का एरिया सेम है। क्लियर? तो अगर इट डिपेंड्स ऑन एरिया, तो चाहे आयरन की प्लेट हो या थर्मोकॉल की प्लेट हो, दोनों में फ्रिक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यस सर। बट आप ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों को मूव कराने में क्या आपको सेम एफर्ट लगाना पड़ेगा? नो सर। यस सर। नो सर, जबकि एरिया तो सेम है। फिर आपको सेम एफर्ट क्यों नहीं लगाना पड़ रहा? क्योंकि एरिया पे फ्रिक्शन डिपेंड ही नहीं करता, फ्रिक्शन तो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? mg के बराबर। तो हेवियर इज द बॉडी, मोर विल बी द नॉर्मल रिएक्शन एंड हेंस मोर विल बी द फ्रिक्शन। ठीक है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया। हाँ सर, तो जैसे आयरन का आप प्लेट बता रहे हो, उसके नीचे सर अगर मैं एक छोटा ब्लॉक रख दूं और उसके अलोंग उसे खिसकाऊं तो सेम एफर्ट लगेगा? है। मतलब सर अगर जैसे सर एक ब्लॉक है वुडन,
सर उसको मैं ऐसे ही खिसकाऊं ऑन सरफेस, या फिर उसे थोड़ा उठा के उसके नीचे एक छोटा मासलेस ब्लॉक रख के कम एरिया का, और फिर भाई खिसकाऊं? एक बात सुनिए 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 सुनिए, अगर आपने ब्लॉक रख दिया तो मटेरियल भी तो चेंज कर रहे हैं। एफ दो चीजों पर डिपेंड करता है, म्यू पर भी और इन पर भी। म्यू क्या चीज है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये वाला जो सरफेस है और इसके बीच में आप कह रहे हैं कि मैं कुछ और रखूंगा, तो रख दीजिए। तो इन दोनों के बीच ये वाला, पहले आयरन और इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग था। अब जब आप इस ब्लॉक के ऊपर इसको रखिएगा तो इस ब्लॉक और इसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं बदल जाएगा? सर अगर मैं दोनों सेम मटेरियल के लूं तो? नहीं। तुम्हें चलाना किसको है? सर बड़े वाले ब्लॉक को छोटे पे रख के मूव कराना है अगर। किसको मूव कराना है? सर दोनों को एज सेम बॉडी, मतलब एक एज अ साथ। सेम बॉडी चलाओगे तो चलेगा कौन? ये जो नीचे वाला सरफेस है, नीचे वाला जो ब्लॉक है, वही चलेगा ना। हाँ सर। वो चलेगा। पहले जब आयरन डायरेक्टली कांटेक्ट में था, मान लो ये वुड है और ये आयरन है, तो पहले आयरन डायरेक्टली कांटेक्ट में था सरफेस के साथ, ठीक है? हाँ तो सर। आयरन और वुड के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पिक्चर में आ रहा था। अब आप कह रहे हैं कि ये वुडन ब्लॉक ले लिया हमने, यही कहना चाह रहे हैं, और ये सरफेस भी वुड का है, यही कहना चाह रहे हैं। तो नहीं सर, इन मैं दोनों कह के रहा हूँ सर बीच, वो भी आयरन का है, जो सर नीचे छोटा ब्लॉक लगाया है वो भी। अच्छा ये छोटा ब्लॉक लगाया वो भी आयरन का है, हाँ ठीक है? सर। और इसका मासलेस अगर है ये, तो उस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू बिल्कुल वही रहेगी जो पहले थी, ओके। ठीक है? फिर से समझिए, फ्रिक्शन को एरिया से कोई लेना देना नहीं है। भाई मैं आपसे इस बात को ऐसे कहूं कि मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूं ये छोटा सा आपने ब्लॉक लिया आयरन का बना हुआ, और ये बहुत बड़ा सा ब्लॉक लिया आपने थर्मोकॉल का बना हुआ। आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि थर्मोकॉल को आप ज्यादा आसानी से मूव करा रहे हैं इन कंपैरिजन टू द आयरन का छोटा सा ब्लॉक। तो इसका तो एरिया बहुत कम है, तो फिर ज्यादा क्यों मेहनत करनी पड़ रही है? एरिया कम है ना, समझ रहे हैं आप? यस सर। लेकिन आपको मेहनत ज्यादा किस में करनी पड़ेगी, थर्मोकॉल के बड़े ब्लॉक को चलाने में या आयरन के इस छोटे ब्लॉक को चलाने में? सर आयरन के ब्लॉक को। सारी बात समझे, कुछ हद तक इसको लॉजिकली सोचने की कोशिश करो। तो आयरन के छोटे ब्लॉक का अगर मास थर्मोकॉल के मास से बहुत ज्यादा है, तो जाहिर बात है नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज्यादा है, उसको एरिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आप ज्यादा मास कम वॉल्यूम में भी तो एडजस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ऋषिक साहब? यस सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं। आप देखो ना, थर्मोकॉल का ब्लॉक बड़ा है बट उसका मास कम है, और आपका आयरन का ब्लॉक उसके कंपैरेटिवली छोटा है बट उसका मास उतनी ही छोटे में ज्यादा बढ़ गया। तो आप आयरन के ब्लॉक को चलाएंगे तो यू विल हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट इन कंपैरिजन टू मूविंग द थर्मोकॉल ब्लॉक, ठीक है? इसका मतलब अगर ये एरिया पे डिपेंड करता, तो वट एवर बी द मास ऑफ द बॉडी, थर्मोकॉल का एरिया ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा लगना चाहिए था, बट ऐसा हो नहीं रहा। समझ रहे हो? यस इसका सर। मतलब है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्शन सॉरी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। चलिए साहब। अच्छा सर, एक और चीज लास्ट। सर जैसे हम व्हील्स लगा देते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है? दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन, वो अलग चीज है, वो रोटेशन में पढ़ाया जाएगा। यस, हाँ। दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, वन इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अनदर वन इज कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन। व्हील्स लगा देते हैं तो जो फ्रिक्शन का टाइप कहलाता है वो रोलिंग कहलाता है। वो तो तब आपको समझ में आएगा कि जब आप रोलिंग वोलिंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें फ्रिक्शन एक्चुअली में सपोर्ट्स रोलिंग मोशन, ठीक ओके। है? तो वो रोटेशन में समझ में आएगा। अभी तो फिलहाल जो भी फ्रिक्शन की हम बात करें स्लाइडिंग वाली है। स्लाइडिंग का मतलब सरफेस को रख के सरफेस को हम खींच रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट रखे, ऑब्जेक्ट को हम रोल नहीं करा रहे, ऑब्जेक्ट को हम ड्रैग कर रहे हैं। तो ये वाली फ्रिक्शन अनडाउटेडली रोलिंग से हमेशा ज्यादा होती है। अगर ओके। आपसे कोई पूछ ले कि स्लाइडिंग और रोलिंग में कौन ज्यादा, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर होता है रोलिंग से। इसीलिए हम नीचे व्हील्स लगा के खींचते हैं तो ज्यादा आसानी से खींच पाते हैं, और अगर बिना व्हील के हम उसी ऑब्जेक्ट को खींचें तो वो ज्यादा मुश्किल होता है खींचना, ठीक है? यस सर। चलिए, कमिंग टू अ क्वेश्चन फर्स्ट। तो भाई मैंने आपसे ये बोला, ये सवाल है, ये मान लीजिए 6 किलोग्राम का ब्लॉक, इस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दो कोफिशिएंट मैं ले रहा हूं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.3, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.2, इस वाले सरफेस पर, राइट? इस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगा दिया 8 न्यूटन का, नहीं 8 से थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, 20 न्यूटन का। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड द acceleration
of block if block moves. आपको एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बताना है अगर ब्लॉक मूव करे तो. इफ इट मूव्स, वी डोंट नो वेदर इट विल मूव और नॉट, ठीक है, बट अगर इफ इट मूव्स देन व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. अब यहाँ पर सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, ये हमें कैसे पता चलेगा. तो देखो, बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, दिस विल बी अंडरस्टूड बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या मतलब सर? मतलब ये कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, इफ इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो बॉडी मूव नहीं करेगी. ध्यान से सुनना जो मैं सुना रहा हूं. इफ स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर वो एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा है तो अनडाउटेडली बॉडी मूव नहीं करेगी. बट अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स से कम है तो बॉडी मूव करेगी. डिड यू अंडरस्टैंड? तो हमें ये जब भी ये चेक करना हो कि वेदर द बॉडी विल मूव और नॉट, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? तो हमें चेक करना पड़ेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है. ठीक है, तो चलो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं. तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है? म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एन. अब कौन मुझे बताएगा कि यहाँ पर एन किसके बराबर होगा? एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन. यस, वेरी गुड. नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू 60. तो नॉर्मल रिएक्शन आपका जो है वो ब्लॉक पे. ओके देवांश हैज सेंड मी द आंसर. ठीक है, बट आई विल जस्ट चेक इट आउट. तो देखो, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन, म्यू की वैल्यू कितनी है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.3. बिकॉज दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग, तो आई कैन क्लेम दैट कि नॉर्मल रिएक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू mg. देखो, हमेशा याद रखो कि नॉर्मल रिएक्शन विल नॉट बी ऑलवेज इक्वल टू mg. इस बात को एकदम क्लियर समझो. नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg के बराबर होगा ये जरूरी नहीं है. इट मे और मे नॉट बी. नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर कब होगा? तब होगा जब बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मूव नहीं करी. इफ इट इज इन कॉन्टैक्ट विद अनदर बॉडी एंड इट इज नॉट मूविंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा, बट हमेशा नहीं होगा, याद रहे. तो 0.3 multiplied by 16, तो this will be equal to what? 18 न्यूटन. Did you understand? इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 18 न्यूटन है. 18 मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी पूरी कोशिश भी कर ले तो क्या ब्लॉक को चलने से रोक पाएगा? बोलो बेटा. नो सर. नो सर. इसका मतलब ब्लॉक अल्टीमेटली विल मूव. एंड वंस आपको ये पता चल गया कि ब्लॉक विल मूव, नाउ व्हाट फ्रिक्शन विल यू टेक ऑन द बॉडी? तो द फ्रिक्शन दैट यू विल टेक विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन. इधर एक्सटर्नल फोर्स, ब्लॉक विल मूव विद सम एक्सेलरेशन. यहां तक सबको क्लियर है? तो आप क्या लिखेंगे? एफ माइनस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, नेट फोर्स में ये आ जाएगा 20. काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखेंगे? म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एन. मैं जानबूझ के लिख देता हूं ताकि आपको जब आप चीजों को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको समझ में आए बातें कि क्या कर किया गया था. तो 6 मल्टीप्लाइड बाई, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 माइनस म्यू के इज 0.2 मल्टीप्लाइड बाय एन. तो एन इज स्टिल द सेम, दैट इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 6. तो क्या हो गया? ए की वैल्यू ये 12 और 8/6. 8/6 का मतलब 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द एक्सेलरेशन विथ विच द ब्लॉक विल मूव. तो पहले हमें ये चेक करना होता है कि वेदर द बॉडी विल मूव और नॉट. और वो कौन बताएगा हमें? हमें वो बताएगा दैट विल अंडरस्टैंड बाय द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है तब बॉडी मूव करेगी. अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से कम है तो बॉडी मूव नहीं करेगी. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, वंस द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, तो उस केस में जो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा, दैट विल नॉट बी स्टैटिक, रादर इट विल बी काइनेटिक. आई होप सबको क्लियर हो गया है. यस सर. प्लीज नोट करें, इस पे एक दो और सवाल हम करेंगे.
नोट कर लेना तो बताना, so that we can solve one or two more questions based on this concept. Done, sir. Is it done? Yes, sir. Yes, sir. Okay, moving on to the next question based on the same concept. थोड़ा Sir? variation. हाँ जी. सर तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो मतलब बस ये यूज करने के लिए होता है कि मतलब जो फोर्स है वो Whether the adequate body है। will move or not. Body will move or not, that can be checked by static friction. फिर से वही है कि you have to find out the acceleration. ठीक है, if the body moves we have to find the acceleration. अब ये क्वेश्चन फिर से देखो, आप लोग नोट करो क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूँ. नोट कर लिया सर आप लोगों ने? Yes, sir. चलिए आगे बात करते हैं. तो सर इस केस में सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है, इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पर जो फोर्स मैंने लिया है इट इज नॉट आइदर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन वर्टिकल डायरेक्शन. इट इज नॉट इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन. इट इज एट सम एंगल एंड दैट एंगल आई हैव गिवन यू एज 37 डिग्री. आपको एक बात हमेशा दिमाग में रखनी है कि whenever the force or any vector is not either in the horizontal or vertical direction, then पहला स्टेप यही है कि first of all you resolve that vector into its horizontal component and in vertical component. पहला सबसे स्टेप क्या है कि आप इसको horizontal और vertical component में रिजॉल्व करिए. तो अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे horizontal और vertical component में, तो देखिए ब्लॉक का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए भाई. इधर जो कंपोनेंट आएगा और इधर जो कंपोनेंट आएगा, तो दिस कंपोनेंट विल बी 200 cos 37. 200 cos 37. cos 37 की वैल्यू होती है 4/5. 4/5. ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये आ जाएगा 4/5. तो कितना होगा ये 40 160. 160 ठीक है, होगी. इधर इधर जो आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 200 sin of 37. sin 37 is 3/5. तो कितना लिखेंगे आप 200 into 3/5. तो दिस विल बी इक्वल टू कितना, तो 120. ऊपर एक और फोर्स लगेगा जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन. नीचे एक और फोर्स होगा जिसका नाम है mg which will be equal to 50. ठीक है, इसमें ज्यादा वैल्यू तो नहीं हो रही है. और इधर क्या लगेगा, इधर फ्रिक्शन लगेगा. यहाँ पर पहली बात, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन? एक मिनट रुको, इस क्वेश्चन में मुझे कुछ गलती नजर आ रही है. तो वो वैल्यू क्वेश्चन जो ज्यादा मैंने हो रही है शायद, इस क्वेश्चन में अनबैलेंस हो मुझे रहा है. गलती. यस, आई फील सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन. ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर ये क्वेश्चन ऐसे बनाऊंगा तो इसमें दिक्कत हो सर जाएगी. इसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा आएगा बस. नहीं नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है, ऊपर वाला जो तो फोर्स वो आ रहा है अपवर्ड जाएगा अगर n plus 120 will be equal to 50. n plus 120 will be equal to 50. तो n will become negative. तो ये क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकली गलत है. हाँ सर, इसमें वो डायगनली जाने लगेगा हवा में. हाँ, मतलब इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्रिएट नहीं कर सकते. सॉरी फॉर दिस, ये आपको काटना पड़ेगा. ठीक है, इसमें डेटा सही नहीं है. अगर डेटा सही होगा तो फिर सही होगा. सवाल तो इसमें एक काम करो, इस फोर्स को ना, तो 25 ले सकते हैं, 25 में हो जाएगा. इस फोर्स को छोटा करके देखते हैं. ये से वो छोटा करने पे आ रहा है. इस फोर्स को 25 कर छोटा सकते कर हैं. लो. 25 करना चाहते हो? हाँ सर, क्योंकि वो स्टैटिक के हिसाब से 25 सही रहेगा.
25 बहुत ज्यादा नहीं, छोटा हो जाएगा, 50 ले लो। हाँ ओके सर। ठीक है, तो इसको अब देखो 50 ले लो और उसके बाद इसको ट्राई करो। तो ये 50 cos 37, तो 10 की 50 वैल्यू इंटू 20 फोर आ बाई जाएगी। फाइव तो ये 40 आ गया। और यहाँ आ जाएगा 50 sin 37, 50 sin 37, तो ये 50 इंटू 3/5, तो ये कितना आ जाएगा 30। 10 ठीक की है, वैल्यू 20 आ रही है। हाँ n की वैल्यू 20 आएगी। तो यहाँ पर देखिए n प्लस ऑफ 30, इस वाले केस में n प्लस ऑफ 30 इज इक्वल टू 50। तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू आएगी 20 न्यूटन। n आ गया आपका 20 न्यूटन। n की वैल्यू, अब देखो यहाँ पर n mg के बराबर तो नहीं आया ना बेटा, n की वैल्यू 50 नहीं है इस केस में, इसका मतलब n हमेशा mg के बराबर हो ये जरूरी नहीं है सर। n mg के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में n mg के बराबर नहीं है। अच्छा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू चेक करें तो क्या लिखेंगे, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 20। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, इज इक्वल टू 8 न्यूटन आ रही है। देखो समझ रहे हो, क्या हो यस गया, सब सर। साइलेंट जोन में चले गए। इसका मतलब ये बॉडी मूव करेगी या रुकी रहेगी, क्या एक्सपेक्टेशन है आपका। मैक्सिमम फ्रिक्शन देखो, इधर जो फोर्स लग रहा है दैट इज 40 है ना, इधर जो फोर्स लग रहा है दैट इज 40 न्यूटन, इधर वाला जो फोर्स है वो 40 न्यूटन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम भी लगा ले तो 8 है। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बॉडी विल मूव, एंड बॉडी अगर मूव करेगी तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखोगे, नेट फोर्स दैट इज 40 माइनस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या लिखोगे, 40 माइनस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.3 मल्टीप्लाइड बाय एन की वैल्यू कितना है 20 डिवाइडेड बाय मास की वैल्यू कितनी 5। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई 40, और ये आ जाएगा 6, तो 40, तो ये 34/5 आएगा 24/5 आ इफ रहा आई है। एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, दिस इज द वैल्यू, 34/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज माई वैल्यू इन दिस केस। प्लीज नोट कर लो, अगर ये समझ आ गया तो प्लीज नोट करिए, ताकि एक और क्वेश्चन में करा के फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, देन विल discuss one or two more definitions of this chapter. So the next question that we are going to talk about is this question कि ये मान लो ये vertical wall है। अच्छा, वॉल की अगर मैं बात कर दूं, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, एक मिनट। जी सर,
देखिए मैं आपसे ये कह रहा था कि ये वर्टिकल वॉल है, ठीक है। अच्छा, वॉल अगर मैं आपसे कहूं फिजिक्स में, तो वॉल का मतलब ये होगा कि भाई आप उसको ना, आप उसमें होल नहीं बना सकते, मतलब आप उसको तोड़ नहीं सकते, आप बाहुबली नहीं, ठीक है। तो अगर वॉल कह दिया जाए तो वॉल का मतलब होगा कि वो ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, मतलब वॉल मूव नहीं कर सकता, वॉल ब्रेक नहीं हो सकता, वॉल मूव नहीं कर सकता, वॉल ब्रेक नहीं हो सकता, इस बात का याद ख्याल रखिए। आपसे कहा जा रहा है कि ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास 5 किलोग्राम है, इस ब्लॉक पे हमने इधर से फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन का। क्लियर है सर? आपसे फिर से कहा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है आपका, वो है सर 0.4, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज अगेन 0.3। आपका क्वेश्चन अभी भी वही है कि एक्सेलरेशन बताना। समझ गए क्वेश्चन? विल सॉल्व इट टुगेदर। फर्स्ट यू प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन आप नोट करें, हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव भी रेस्ट कल्याण में है? जी, सर ये ऑब्जेक्टिव भी रेस्ट में या फिर? हमें नहीं पता, यही तो हम चेक कर रहे हैं। पिछले लास्ट 2 क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमने तो यही तो चेक करा ना कि वेदर द ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट और नॉट, ठीक है। इसमें बस ये है कि थोड़ा सा अरेंजमेंट ये हो गया वर्टिकल, अब उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, घबराओ नहीं, पहले आप लोग इसको नोट करो। कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन नोट? यस सर। अब देखिए इसमें सिचुएशन को आप लोगों को समझना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन बिकॉज इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस प्रॉब्लम्स। प्रीवियस प्रॉब्लम्स में तो ये था कि सर आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस था तो आपको समझ में आ रही थी बात। नाउ द सरफेस ऑन विच द बॉडी इज केप्ट इज वर्टिकल, तो ये हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ा टाइम लगे। समझिए, ये आपका वर्टिकल वॉल है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज योर वर्टिकल वॉल, और ये ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस? यस सर। Is it at rest or it's moving? What is happening to this object? सर It is रेस्ट at में। rest. अच्छा, ये मूव कर सकता है या नहीं कर सकता है? जैसे देखो, ये देखो, डाउनवर्ड्स करेगा अगर कर सकता फोर्स। है ना। यस इस सर। केस में ये मूव अगर करेगा तो पॉसिबल है कि डाउनवर्ड कर सकता है, राइट? यस सर। अगर इफ इट स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड्स तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपवर्ड। यस सर। अच्छा, ये जैसे मैंने फोर्स लगाया है, क्या ये ऊपर मूव कर सकता है इन दिस सिचुएशन? नो सर। नो सर। नो सर, इस केस में ये ऊपर मूव नहीं कर सकता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर ही नहीं सकता है। अगर यही फोर्स ऐसे लगाता कुछ एंगल पे, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस ना। ये अभी का सिचुएशन है जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है, बट अगर मान लो कि यही फोर्स मैं ऐसे लगाता, इफ आई वुड हैव अप्लाइड दिस फोर्स एट सम एंगल, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर सकता था। समझ रहे हो? यस सर। भाई दीवार पे ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जाता, जाता है ना, स्लाइड कर सकता है ना ऊपर, बट वो सिचुएशन डिफरेंट होगी। इस केस में जैसे मैंने फोर्स लगाया है, इस केस में अगर ये मूव करेगा तो सिर्फ किधर मूव कर सकता है? इट कैन ओनली गो डाउनवर्ड्स बट इट कैन नॉट गो अपवर्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अभी सबको समझ आया भाई? प्लीज बताओ एक बार। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए इस पर, अच्छा एक चीज और मुझे समझानी पड़ेगी पहले, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पर डायरेक्ट आता हूँ फर्दर। एक और चीज समझो, अगर ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये दीवार है, ये ऑब्जेक्ट है, and this wall is not moving, right? This wall is not moving and I have pressed this object against this wall. मैं ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा रहा हूं? 100 न्यूटन, राइट? बोलना पड़ेगा दोस्त। यस सर। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट एंड दिस वॉल इज इन कॉन्टैक्ट, तो दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे होंगे। यस सर। यस सर। बट जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, क्या उस डायरेक्शन में मोशन है? क्या ऑब्जेक्ट या वॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा या कर रहा है? नो सर। अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो डाउन द वॉल मूव करेगा, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा अगर करेगा तो, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो मोशन एज सच। क्लियर? यस सर। बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द वॉल। भाई आप वॉल के अगेंस्ट
ये वॉल ले लीजिए और उसके अगेंस्ट किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा प्रेस करिए, तो ऐसा थोड़ी है कि आप दीवार चला देंगे, इस डायरेक्शन में तो रेस्ट में ही होगी ना सारी चीजें, whether it be your object or whether it be your wall, both will be at rest in the horizontal direction. If there would be any motion, so that motion will be only along the vertical direction but not in the horizontal direction. ठीक है, अब सुनिए, अब देखिए, I'll draw the free body diagram for both the wall and this block. अगर मैं ब्लॉक के लिए पहले, हाँ बोलो सर मतलब ऐसे हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाए तो अपनी पोजीशन मेंटेन रखेगा ब्लॉक, या वो हमेशा ही मूव करेगा डाउनवर्ड? नहीं नहीं, ये अभी दिखाया मैंने साफ साफ कि ये मूव नहीं भी कर सकता और कर भी सकता है। अगर मूव करेगा तो डाउनवर्ड करेगा इस केस में, जब हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाओगे, यस सर, है ना, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मूव करे, नहीं भी कर सकता, वही तो हमें चेक करना है पहले। अब देखिए, पहले तो समझिए, इस ब्लॉक पे एक तो आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है एक्सटर्नल, ठीक है, ब्लॉक का मास 5 किलोग्राम है, तो इस पे एक mg भी लग रहा होगा 50, राइट। अगर ब्लॉक मूव करेगा तो इस सिचुएशन में किधर मूव कर सकता है, सब बोलेंगे भाई डाउनवर्ड या अपवर्ड, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब अगर इस सिचुएशन में मूव करेगा तो डाउनवर्ड्स कर सकता है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपवर्ड्स। अब सुनो, बिकॉज दिस ब्लॉक एंड दिस वॉल आर इन कॉन्टैक्ट, ये ब्लॉक और ये दीवार कॉन्टैक्ट में है, तो ब्लॉक विल अप्लाई अ नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस वॉल टुवर्ड्स राइट, तो इन रिटर्न अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये वॉल इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। सही है? यस सर। देवांश ने फिर से मुझे आंसर भेजा है, बट देवांश देखते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है, मुझे नहीं पता, बट विल सी दैट। ठीक है देवांश, एंड गुड फॉर योर एफर्ट। अब देखो, यहां पर अगर आप देखो तो बिकॉज देयर इज नो मोशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन है, एज देयर इज नो मोशन ऑफ ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल वर्ड तो समझ रहे होगे ना सब, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, समझ रहे हैं? प्लीज बताइए। इसका मतलब n को 100 के बराबर लिख सकते हैं भाई, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन नहीं है, मतलब बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर रही है, तो एक्स एक्सिस के फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे ना बेटा। तो फ्रिक्शन की अब देखो, यहाँ पर n mg के बराबर नहीं है, फिर से दिख रहा है आपको, n mg के बराबर नहीं है, इनफैक्ट n यहाँ पर 100 के बराबर है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखूंगा, μs मल्टीप्लाइड बाय n। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना आएगा 40। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम भी लगा ले तो 40 लगा सकता है, और नीचे जो mg लग रहा है, जो बॉडी को नीचे खींचना चाह रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है 50 mg की वैल्यू ग्रेटर है और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू उसके कंपैरिजन में कम है, तो ये mg अपने डायरेक्शन में इस ब्लॉक को मूव कराएगा या नहीं कराएगा? यस सर, कराएगा। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। भाई इस केस में mg क्या करेगा, mg ब्लॉक को मूव करा देगा बेटा या नहीं कराएगा? ऑफ कोर्स करा देगा, समझे? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब जब ब्लॉक मूव करेगा तो क्या क्या फोर्सेस होंगे, नीचे mg दैट इज 50, एंड जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा, अब कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड ब्लॉक विल बी एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 50 माइनस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या लिखेंगे, म्यू के विच इज गिवन एज 0.3 मल्टीप्लाइड बाय n, n की वैल्यू कितनी 100 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी विच इज 5, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 50 माइनस ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 50 माइनस 30, 20 बाय 5 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे मैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, तो ये समझ लीजिए 4। और देवांश का आंसर बिल्कुल सही है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, देवांश ने भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताया था, वेरी गुड सर। जी सर इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे हाथ में हुआ ना, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हम ही लगा रहे हैं, मतलब वो वेरिएबल है। हाँ 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 हाँ, सरफेस में तो बिल्कुल। mg फिक्स था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, लेकिन हमेशा याद रखो, इसीलिए मैंने बोला था कि फ्रिक्शन का लॉ ही यही कहता है
कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो जैसे अगर हम 200 लगा देते तो रुका ही रहता। हाँ, इसीलिए मैंने बोला फ्रिक्शन की फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। फ्रिक्शन में कोफिशिएंट देखो, किसी भी गिवन सरफेस के लिए दो गिवन सरफेस जो होंगे, जो कांटेक्ट में होंगे, उनके लिए म्यू फिक्स्ड होगा फॉर दैट टू सरफेसेस, फॉर दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ सरफेसेस म्यू फिक्स है। बट आप फ्रिक्शन को तब भी चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है सर? ये नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा। यस सर, नोट कर लिया। यस सर, कर लिया। ठीक है, तो ये तो हो गया। इसमें जस्ट वी हैव चेक्ड दीज थिंग्स के भाई बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी। इफ इट मूव तो विथ व्हाट एक्सेलरेशन इट विल मूव, एंड इफ इट डजंट मूव्स तो हु इज रिस्पांसिबल फॉर नॉट अलाउइंग द बॉडी टू मूव। ठीक है, अब देखो इसके नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। इसके नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट और एंगल ऑफ रिपोज डिफाइन करूंगा। देखो फ्रिक्शन में एज सच बहुत ज्यादा कुछ नहीं है आपके। फ्रिक्शन में यही कहानी थी म्यू एन। एक दो और डेफिनेशन है जिसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट, वो भी थोड़ी देर की डेफिनेशन है। और एक और चीज मैं कराऊंगा जो होगा कि व्हाई टू पुल एन ऑब्जेक्ट इज इजियर देन टू पुश द सेम ऑब्जेक्ट। तो ये तीन थ्योरेटिकल चीजें जो कराई जाएंगी। बट उससे पहले और किस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो देखो जो क्वेश्चन आपने इससे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी किया था, याद करिए, पुली ब्लॉक सिस्टम वाले क्वेश्चंस। ठीक है, वही क्वेश्चन इसमें भी पूछे जा सकते हैं। कैसे? बस फ्रिक्शन को बढ़ा दिया जाएगा। देखो कैसे। ये मान लीजिए ये आपका ये ऐसा अरेंजमेंट है, यहां पर एक ब्लॉक है। ठीक है बच्चों, और यहां पर दूसरा ब्लॉक है। ऐसा क्वेश्चन किया था हमने इससे पहले? Yes, sir. नहीं किया था? किया था सर, किया ये था। 6 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है। ठीक है, तो इससे पहले जब ये क्वेश्चन आपने किया था तो जिस सरफेस पे ये वाला ब्लॉक रखा हुआ था ना, ये जो सरफेस था, दिस सरफेस वाज स्मूथ, दैट मींस देयर वाज नो फ्रिक्शन ऑन दिस सरफेस। अब इस क्वेश्चन में क्या है? अब इस क्वेश्चन में ये है कि म्यू की वैल्यू 0.1। अब यहां पर मैंने म्यू में लिखा नहीं है कि म्यू एस की वैल्यू 0.1 है या म्यू के की वैल्यू 0.1 है, ऐसा मैंने कुछ लिखा नहीं है। समझ रहे हैं? क्लियर? इसका मतलब अगर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तब भी 0.1 लेना, और काइनेटिक होगा तब भी 0.1 ही लिया जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाता है? इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी और टेंशन की वैल्यू क्या होगी। याद आया भाई? ये याद आया? ऐसा करा है आपने? यस सर, यस सर। कैसे किया भाई इसमें बस फर्क इतना है कि इससे पहले जब हमने किया था तो द ब्लॉक विच वाज केप्ट ऑन दिस सरफेस, दैट सरफेस हैड नो फ्रिक्शन एंड द सरफेस वाज स्मूथ। बट अब क्या हुआ कि अब जिस पे हमने ब्लॉक रखा हुआ है, दैट सरफेस इज नॉट स्मूथ, दैट सरफेस हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 मींस इट इज हैविंग अ फ्रिक्शन। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना होता है? बस एक ही फोर्स बढ़ जाता है। अब इसमें क्या सर, इसमें भी हम चेक करेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर और नॉट। यहां पर आप चेक कर ही नहीं पाएंगे उसको। क्यों नहीं कर पाएंगे सर? क्योंकि अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन किए, अभी इससे पहले 2-3 क्वेश्चन, उसमें आपको पता था कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है विच इज ट्राइंग टू मूव द बॉडी। समझो, इससे पहले जो भी क्वेश्चन आपने किया उसमें मैंने एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू दी थी आपको। बताओ दिया था या नहीं दिया था?
Yes, sir. ठीक है, बट इस क्वेश्चन में आप समझने की कोशिश करो कि बेटा जब मैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान से देखें, 2 किलोग्राम वाले बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो ऋषिक याद करो, मैंने इसमें कहा था जब लॉज ऑफ मोशन हम कर रहे थे तो उसमें मैंने कहा था कि नॉर्मल कंसीडर नहीं भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में, बट यहाँ पर नॉर्मल से फर्क पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन विल डिपेंड ऑन नॉर्मल। तो नॉर्मल यहाँ पर 20 और इधर कौन सा फोर्स है, टेंशन, इधर कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन। क्लियर? यस सर। सर ये खुद करें क्या एक बार? रुक, जब एक मैं बता देता हूँ, दूसरा आप लोग करना। ओके सर। यहां तक बात समझ आई? पहले ये बता दो। Yes, sir. अब देखो यहाँ पर अगर फ्रिक्शन की तुम वैल्यू निकालोगे भी तो टी की वैल्यू नहीं पता ना, तो तुम किससे कंपेयर करोगे? समझ रहे हो? जब इससे पहले के हम क्वेश्चंस कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, मुझे ये पता था कि भाई एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन है, तो हमें स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के बाद इसको कंपेयर करके देख रहे थे कि आइदर द स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर और द एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर, राइट? बट अब इस क्वेश्चन में टेंशन इज द फोर्स विच विल मेक द बॉडी मूव, और टेंशन जो फोर्स हमें यहाँ पर दिख रहा है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो अगर हम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल भी लेंगे तो किससे कंपेयर करेंगे सर? कोई है ही नहीं जिससे हम कंपेयर कर सके। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यस सर। Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें सर? तो ऐसे क्वेश्चन में तो हम ये मान के चलेंगे कि बॉडी मूव हो रही है। अगर मूव नहीं होना होगा ना इस क्वेश्चन में, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव या जीरो आएगी। ठीक है, अगर निगेटिव या जीरो आ जाए इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो समझ लो कि बॉडी मूव नहीं करेगी। सर वैसे एक्चुअल में नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती ना एक्सेलरेशन, क्योंकि सर फिर तो इसका देखो मतलब लॉ, फ्रिक्शन ही मूव कर रहा है। हाँ देखो देखो मैं बता रहा हूँ कि निगेटिव आने का मतलब, मैंने लॉज ऑफ मोशन में ये बोला था कि अगर बॉडी ऐसे मूव करे, आपने बॉडी को ऐसे मूव कराया और एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि बॉडी इधर नहीं बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, ये बोला था ना शायद। यस सर। लेकिन इस केस में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर ही नहीं सकती, कोई फोर्स थोड़ी लग रहा है इधर खींचने वाला, सोच के देखो। नहीं यस समझे सर। भाई? ये सरफेस के इधर ले जाने वाला कोई फोर्स है क्या? कोई नहीं है। इधर खींचने वाला mg है, जो इसको खींचेगा तो ये खींच के चला आएगा, बट इधर खींचने वाला कोई फोर्स नहीं है, तो इधर तो जा ही नहीं सकता ना। नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा सर। वो भले अगर कम भी हो उससे, लेकिन तो वो इक्वेट कर देगा और बैलेंस कर देगा फ्रिक्शन, मतलब उससे ज्यादा नहीं लगाएगा। तो देखिए सर, यहाँ पर देखिए ये 6 किलोग्राम पे अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे तो नीचे कितना आएगा 60, ऊपर कितना आएगा टेंशन। अगर ये चलेगा तो एक ही पॉसिबिलिटी है, इधर ही चल सकता है और ये वाले ब्लॉक को इधर चलना पड़ेगा। तो अब जब आप इतना, अच्छा यहाँ पर आप n को 20 लिख सकते हैं या नहीं, ये बताइए। यस Yes, सर। sir. है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, नाइदर दिस ब्लॉक इज मूविंग अप नॉर इट इज गोइंग डाउन, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस कोई मोशन नहीं है, तो भाई n किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो देखो दोनों की इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। अच्छा फ्रिक्शन क्या होगा, तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू एन। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू इनटू एन। म्यू का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन का मतलब क्या, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी, म्यू इनटू एन। सही रेहाना बोल। यस सर। अब देखिए यहाँ पर म्यू की वैल्यू आपको पता है, म्यू की वैल्यू रख दीजिए 0.1, इन की वैल्यू कितनी रख देंगे आप 20, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 न्यूटन। कोई तकलीफ? नो सर। No, sir. ठीक है, अब चलो इसके इक्वेशंस लिखते हैं। इस वाले के लिए अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 60 minus of t is equal to 6 multiplied by a. 6 is the mass of this body, a is the acceleration of this body. Clear? ये वाला 6 किलोग्राम वाला नहीं आ रहा भाई। आगे Yes. सर। और इस वाले ब्लॉक के लिए लिखिए, ये जो ब्लॉक है आपका 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक के लिए अगर आप लिखेंगे तो t माइनस ऑफ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की जगह फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो 2 कैलकुलेट कर लिया हमने, तो t माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 2a इज माय सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो t t कैंसिल, 60 में से ये गया 58 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 58/8। क्लियर है सर 7 पॉइंट समथिंग आएगा जी। ये 2 कैसे आया वो बता दे। So मतलब t minus 2
अरे इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, इधर क्या लग रहा है टी और इधर क्या लग रहा है फ्रिक्शन, बोलो यस सर, सही। यस सर, तो टी और इधर फ्रिक्शन लग रहा है, तो दो फोर्स हो गए ना बेटा, तो और एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, तो टी माइनस ऑफ एफ इज इक्वल टू मास यस इनटू एक्सेलरेशन ही तो लिखेंगे। समझ गया सर वो। सर कि सर ऐसा भी हो सकता है इन क्वेश्चंस में हमें दिया ही नहीं होगा ऐसे तो जनरली स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। हाँ मे बी ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया जा सकता है। वो ये नोट कर लो, तो एक बार और एक सवाल आप लोग ट्राई करेंगे। हो गया क्या? डन सर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर दूंगा, अब आप लोग ट्राई करके मुझे आंसर बताएंगे उस क्वेश्चन का। ऋषिक इरेज करूं मैं? यस सर। देखिए ये आपका इंक्लाइंड सरफेस है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लीजिए 37 डिग्री है। यहाँ पर आपने एक पुली ले लिया, या आपने एक ब्लॉक लटका दिया, और यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है। मान लीजिए कि ये वाला 6 किलोग्राम है, इस वाले की वैल्यू 5 किलोग्राम है, तो एक ही ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है, उसका 5 किलोग्राम मास है, और इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने मान लिया कि 0.2। आपको बताना व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन। एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू बताइए।
कर रहे हैं सर सॉल्व आप लोग? यस सर। यस सर। देखिए इंक्लाइन सरफेस पे जो ब्लॉक रखा हुआ है उसका फ्री बॉडी डायग्राम आपने ऐसा बनाया है या नहीं बनाया है, देखें आप। देखिए mg को आप रिजॉल्व करेंगे तो mg का एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द इंक्लाइन सरफेस mg sin 37, दूसरा कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सरफेस mg cos 37। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा जिसका नाम होगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर एक कंपोनेंट आएगा जिसका नाम इधर फोर्स आएगा जिसका नाम होगा टेंशन। पहले ये देख लो एक बार डायग्राम जो मैंने बनाया है। और इस वाले ब्लॉक के लिए जो द ब्लॉक विच इज हैंगिंग विल इस पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम इफ यू ड्रॉ यू विल गेट 60 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन विल बी लाइक दिस। तो देखो इसमें सबसे पहली बात मैं इक्वेशन लिखूं उससे पहले बात देखो, F को मैं लिख सकता हूं म्यू n और म्यू की वैल्यू है 0.2, n यहाँ पर mg cos 37 होगा। एम आई करेक्ट? टेल मी यस और नो। यस सर। n will be mg cos 37। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2, mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी mg की वैल्यू 50, cos 37 की वैल्यू कितनी 4/5। सॉल्व करो तो 8 आ गया। अब जिस डायरेक्शन में ब्लॉक चल रहा है एक फोर्स है टेंशन, दूसरा mg sin 37, तीसरा है f। इस वाले ब्लॉक के लिए अगर इक्वेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा t माइनस ऑफ mg sin 37 प्लस ऑफ f इज इक्वल टू m इंटू a। ठीक है, लेट अस पुट द वैल्यूज नाउ। mg की वैल्यू हो गई सर 50, sin 37 की वैल्यू हो गई 3/5, फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई 8, मास ऑफ द ब्लॉक इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये हो गया सर 10, तो ये हो गया 38। तो t माइनस ऑफ 38 इज इक्वल टू 5a इज माई वन ऑफ द इक्वेशन। और इस वाले ब्लॉक के लिए जो नीचे जा रहा है उसके लिए आप लिखेंगे तो 6t माइनस ऑफ t इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई a इज माई सेकंड इक्वेशन। ऐड करो, t से t कैंसिल हो जाएगा, 60 में से 38 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 22 इज इक्वल टू 11a। तो a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है शायद। यस सर। मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया। ठीक है, उसको रेक्टिफाई कर लो। तो a की वैल्यू इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
Once you get the value of A, you can find easily the value of tension. हो गया सर नोट? Yes, sir.